तो ये है प्रश्न संख्या 20। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन इसके सही उत्तर होंगे। प्रश्न 1 से लेकर 19 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अगला जो प्रश्न है वो है लॉरियस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है एताना को, जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2000 में शुरू हुई थी। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सही उत्तर होगा यजुवेंद्र चहल, ये 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये जो जलवायु घड़ी है ये भारत में सबसे बड़ी है और ये आपको देखने को मिलेगी भारत की राजधानी दिल्ली में। तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है वो दिल्ली में है। ये CSIR के मुख्यालय में लगाई गई है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना हुआ सितंबर 1942 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगले स्लाइड्स पे हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपको लोगो रहा CSIR का, जो आप देख सकते हैं। लोगो से याद आया फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो के दौरान कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये पावुलुरी सुब्बाराव हैं, जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है, डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक है ये। आर्यभट्ट पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1992 में। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग अभी से 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित होनी है तक लगातार इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे औरों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, अनिल सिंह, विकास सिंह, प्रभुदयाल या दिनेश कुमार त्रिपाठी। सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। 30 अप्रैल 2024 को R हरि कुमार रिटायर्ड हुए, उसके बाद इन्होंने पद ग्रहण किया। दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। 1985 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ये आपको करंट के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करंट का कवर करते चल रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इनसे जुड़े कुछ प्रश्न बने तो आप उसे आसानी से बना सकें। सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान की अहम भूमिका थी? तो ये थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सूर्य तिलक एक परियोजना के तहत चैत्र मास में जो श्री राम नवमी है, जिसे भगवान राम जी के जन्म अवसर के रूप में मनाया गया था, उसमें 12 बजे रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई थी। इसे III की टीम ने बनाया है। ऑप्टिकल जो प्रकाशिकी वाला हम चैप्टर हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, उसका यहाँ पे प्रमुख भूमिका रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसकी सूची में भारत 10वें स्थान पे है 2024 में। कुछ देश जो टॉप पे रहे, आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। टॉप पे रूस है, यूक्रेन है, चीन है, फिर अमेरिका है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में आपको रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड का चोरी होना और फ्रॉड वगैरह इन सब तरह के अपराधों को शामिल किया गया है और फिर उस अपराध के तहत जो मुख्य हॉटस्पॉट रहे उसके आधार पर यह रैंकिंग डिसाइड की गई है। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा धर्मशाला स्टेडियम, जो हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला है। धर्मशाला स्टेडियम के बारे में आप जानते होंगे। आपको बता देता हूँ हाइब्रिड पिच क्या होता है। यह एक ऐसा पिच होता है जिसमें नेचुरल टर्फ के साथ साथ आर्टिफिशियल फाइबर भी रहता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा?
तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की जब बात आ रही है तो ये गुजरात में भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। अडानी समूह इसे बना रही है। 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा ये पार्क। अगले स्लाइड्स पे आते हैं और मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में शेयर करते चलूँगा, जैसे कि क्या हम लोग आगे बीपीएससी के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना थे। चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया जो मतदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। थोड़ा जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। रिसेंट में चुनाव हुआ है तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। स्थापना जो हुई थी चुनाव आयोग की वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के 15वां भाग चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसमें चुनाव के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना की भी बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, पात्रता, कार्यकाल इत्यादि की चर्चा है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से, आप बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। 324 से 329 अनुच्छेद, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा बीपीएससी की दृष्टि से। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं तो बहुत संभावना है कि इन पॉइंट से कुछ प्रश्न देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, 2024 का 21 सितंबर यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी के लगभग सारे टॉपिक को कवर किया जाए। लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक खोला है एचडीएफसी ने, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिख रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एचडीएफसी से जुड़ा हुआ तो 1994 में स्थापित हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। इधर 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती में इसने अपना एक ब्रांच खोला है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बना है। तो ये याद रखिएगा, एचडीएफसी जो है वो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे अपना शाखा खोला और ऐसा करने वाला पहला बना है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जनरली जो संख्या रहती है उससे अलग संख्या है। 4 तो मरणोपरांत को मिले हैं और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि जीवित है, उन्हें प्रदान किया गया है। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न का स्थापना होता है। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ में सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी है। इस बार जो दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मरणोपरांत मिला है। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत मिला है। स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला है और वेंकट नरसिम्हा राव जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इनको भी मरणोपरांत मिला है। इधर लाल कृष्ण आडवाणी है जो कि जीवित है। तो इस तरह से टोटल 5 व्यक्ति को इस बार भारत रत्न दिया गया जिसमें 4 मरणोपरांत दिया गया है। फ्रेंड्स, इस चैनल के साथ साथ मैं एक और चैनल का लिंक दे देता हूं, आप वहां से भी बीपीएससी के अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करना या फिर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे और साथ ही साथ में अगर आप इस प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि और लोग तक हम पहुँच सकें। सीतवे बंदरगाह बहुत चर्चे में रहा है। ये भारत ने सीतवे बंदरगाह म्यांमार में संचालित किया है। म्यांमार में सीतवे बंदरगाह को भारत द्वारा परिचालित किया गया है जिसमें पहले शिपमेंट कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से रवाना हुई। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाइजीरिया, कांगो, गाम्बिया, घाना। ये सही उत्तर होगा कांगो। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। राष्ट्रपति फेलिक्स सेक्सी है। इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा तुलुका को पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो मध्य अफ्रीकी देश है और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। पहला अल्जीरिया है, ये याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर होगा राजस्थान। बगल में आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, तो ये है वो ओमकार मंदिर, और ये दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर है जिसका उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आप याद रखिएगा। इन दिनों बहुत सारे प्रश्न मंदिर से जुड़े पूछे जा रहे हैं। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल टेला ग्रैंड को। सामने आप इनकी फ़ोटो भी देख रहे हैं। देख लेते हैं एबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। एबेल पुरस्कार 2024 सबसे पहले आता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको गणित के क्षेत्र में देते हैं, सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने के लिए इस बार मिशेल टालग्रेंट को दिया गया है। तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओपेनहाइमर इसका सही उत्तर होगा। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। हम लोग ऑस्कर से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रायः ऑस्कर्स वाले से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है। अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है ये, और इसको प्रारंभ किया गया था 1929 में। तो 1929 से ये लगातार दिया जा रहा है। गर्भपात यानी कि एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? वर्षा सिंह, पूर्णिमा यादव, अदिति कुमारी या सुमन कुमारी? तो सुमन कुमारी सही उत्तर होगा। ये सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बीएसएफ से जुड़े हुए। अगले स्लाइड्स पे आते हैं और हमारे अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा सुरक्षा है। प्रश्न संख्या 40, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? एएम खानविलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के नए लोकपाल बने हैं एएम खानविलकर। ये न्यायमूर्ति है ये खानविलकर, जो भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं। नियुक्ति कौन करते हैं लोकपाल की? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं जो आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं अपने पास। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो ये रणजी ट्रॉफी 2023-24 को जीता है मुंबई ने। और सबसे अधिक बार भी अगर पूछे रणजी ट्रॉफी किसने जीता है तो मुंबई ने ही। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने विदर्भ को 169 रनों से रौंदकर ये खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका पहला टूर्नामेंट 1934 में हुआ और सबसे सफल टीम रही मुंबई, जो इसके पहले 41 अब तो 42वीं बार खिताब ले चुकी है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, जहां दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक जो अभी प्रारंभ होने वाला है 2024, इसमें भारत के ध्वजवाहक शरद कमल हैं।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी या आइसलैंड? तो ये आपको प्रायः वो देश है जो चर्चे में रहते हैं अपने इन सब तरह के रैंकिंग के लिए। फिनलैंड सही उत्तर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पे है। टोटल 143 देश थे जिसमें भारत का स्थान 126वां है। लगातार 7वीं बार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। टॉप 3 देश यहाँ पे हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, जबकि सबसे निचले स्थान पर है अफ़गानिस्तान। तो भारत का रैंकिंग 126 है, जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने, ये याद रखिएगा। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। और बीपीएससी इन सब तरह के प्रश्न पीछे भी पूछी हुई है। पिछले वर्ष के अगर आप PYQ को देखेंगे, पिछले वर्ष के प्रश्नों को, तो वहाँ ये आपको दिख जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किन्हें चुना है? यहाँ वो 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है शीतल देवी, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना गया है। माजुली मास्क को GI टैग हाल ही में दिया गया है, किससे संबंधित है? तो ये माजुली नाम से आप बता सकते थे, असम से संबंधित है। और माजुली नाम से असम का कौन सा चीज़ प्रसिद्ध है वो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत में GI टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। दार्जिलिंग टी पहला GI टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद था। कुल GI टैग की जो संख्या है वो 635 प्लस है, यानी 635 से अधिक है। GI टैग का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु है। और सबसे अधिक GI टैग अभी तक उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसकी संख्या 75 है। दार्जिलिंग चाय पहला है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। और अभी हाल ही में माजुली मास्क ये असम को मिला है। अगले हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं जो बीच बीच में आपसे बात करने वाला था उसका जो विषय है वो BPSC 2024 है। BPSC का जो 17वां एग्ज़ाम होने वाला है ये है। फिलहाल इस क्वेश्चंस को देखते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में इसने शपथ ली है इन्होंने। और आपको ये बताना है अब कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके नाम बताइएगा। ये 14वें राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष रहे हैं ये आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो IBA के जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं आपको के शर्मा, RK चौधरी, JK टेडी, MV राव। तो नहीं, MV राव सही उत्तर होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो भारत में कार्यरत बैंक और वित्तीय संस्थानों का एक ग्रुप है, एक संघ है, जिसका गठन 26 सितंबर 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अगले स्लाइड्स पे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 सितंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने दोनों चैनल पे लेके आते रहेंगे। दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, इसे भी सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा चेक रिपब्लिक की हैं। तो ये है आपको क्रिस्टीना पिस्जकोवा, और इसका आयोजन हुआ था मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। 1951 में एरिक मॉर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्यालय है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं, अपने जो अगले स्लाइड्स पे आते हैं। 2024 का आयोजन जो हुआ था मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में, ये याद रखेंगे आप। और 1900 भारत का जब बात किया जाएगा तो भारत में आपको फारिया जी का नाम आता है पहले नंबर पे, वो आप जानते ही हैं। ऐश्वर्या राय का भी नाम आता है, लास्ट मानुषी छिल्लर थी उनका भी आता है, सुष्मिता सेन का भी आता है। अंतर बताइएगा इनमें और सुष्मिता सेन में जो पुरस्कार मिला है उसमें क्या अंतर है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मानवता से जुड़े अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी है जिन्हें मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है?
रॉबर्ट डाउनी, किलियन मर्फी, जॉर्ज बर्न और क्रिस्टोफर नोलन, इसमें से पहचानना है आपको। तो 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है ये इस बार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड किलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हम लोगों ने पीछे देखा भी, ओपनहाइमर है और इसी फिल्म में काम किया है किलियन मर्फी ने। सहायक भूमिका में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया ओपनहाइमर के लिए ही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, फिल्म है पुअर थिंग्स। तो ये है आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़। ओपेनहाइमर के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है। ये पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमिक अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जानते हैं। पहला पुरस्कार 1929 में ऑस्कर के जरिए प्रदान किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है? एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ अन्य एस्पायरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को पहली अंडर वाटर मेट्रो मिला। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है ये कोलकाता में हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी। हुगली नदी पर किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और कब किया गया? तो 6 मार्च को। देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम भी कोलकाता मेट्रो है। अभी से फ्रेंड्स 21 सितंबर तक तो इस पे इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ एक और चैनल है जिसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप इस चैनल पे जाके ज़रूर से आप एक बार वॉच आउट कीजिएगा। यहाँ भी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल जाएंगे। 69वीं के लिए भी यहाँ पे कुछ कंटेंट बनाए गए थे जो कि रखे हुए हैं, आप वो रिविज़न कर सकते हैं या वहाँ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मददगार रहा होगा ऐसा वीडियो। अगला देखते हैं रीशा। ये किस राज्य का आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये त्रिपुरा का आदिवासी पोशाक है रीशा, इसे जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। त्रिपुरा याद रखिएगा। त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय इसे पहनते हैं। इस कपड़े को रीशा कहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा है और राजधानी अगरतला है। ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा। सो करंट के साथ साथ हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के भी चल रहे हैं, क्योंकि अब जो बीच बीच में कुछ लाइंस बना दे रहे हैं ना, उनको करने में हमें दिक्कत नहीं हो। निरंजन शाह स्टेडियम किसका नाम बदल के रखा गया है? भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर अब निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो यह है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ये भारत के राजकोट में है, यानी गुजरात में, और पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेडियम है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेडियम है ये। 2013 में इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच याद रखिएगा यहाँ खेला गया था। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? इतने सारे प्रश्न क्रिकेट से इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि अभी वर्ल्ड कप थे, तो आप समझ पा रहे हैं। जयसिंथा कल्याण है जो कि पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। यहाँ तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं। जो महिला प्रीमियर लीग WPL हुआ था, इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ ही ये पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल के इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया, जयसिंथा कल्याण ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स इस बार किस फिल्म को दिया गया है? एनिमल, पठान, 12वीं फेल या जवान? तो सही उत्तर है जवान को दिया गया है वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये संस्करण 17वां था, आयोजित हुआ मुंबई में। बेस्ट एक्टर मिला है शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिस्टर चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म जवान, और फिर बेस्ट डायरेक्टर मिला है संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं दादा साहेब अवार्ड से। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, होल्डोवर्स,
गॉडफादर। तो ये बताना है। बाफ्टा में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने ही लिया है। 77वां बाफ्टा था ये। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड्स भी जीते। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं सिलियन मर्फी और सहायक अभिनेता रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाला 50वां शख्स कौन बन गया है? इस बार तो दिया गया है 5 आदमी को और ऑप्शन में भी ये 4 है। 50वें शख्स है लाल कृष्ण आडवाणी जी। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 से ये मिलना शुरू हुआ। 2024 में किसे किसे मिला है तो आपको याद ही होगा। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इस 180 देशों में भारत का स्थान 93वां रहा है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। गैर सरकारी संगठन है ये, जर्मनी में मुख्यालय है इसका। भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा। शीर्ष 3 देश यहाँ पे है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। ये डेनमार्क हम लोग को उधर भी मिला था, खुशहाली वाले में भी, तो याद रखिएगा। ये जारी किया करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा एलिना सबालेंका। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीती हैं। बेलारूस की हैं ये और चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार ये दूसरा ग्रैंड स्लैम इन्होंने हासिल किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर ने किसे हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता? तो एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, हराया है डेनिल मेदवेदेव को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो पुरुष युगल जिसने खिताब जीता वो रहा है मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना। भारत के हैं तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रोहन बोपन्ना की जोड़ी थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? रोहित शर्मा, पैट कमिंस, बाबर आजम, जो रूट। जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से हैं जिन्होंने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है, भारत से है ये। और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये दोनों भारत से हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, संबलपुर, भुवनेश्वर या चेन्नई? सही उत्तर होगा संबलपुर। भारत के पहले जो स्किल इंडिया सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर, भुवनेश्वर में अर्थात उड़ीसा। और यहाँ पे होगा क्या? तो युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 84, 85, 86 या 87? तो 85वां रैंकिंग रही है। जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करते हैं। कुल 6 देश है जिन्होंने इसमें शीर्ष स्थान दर्ज किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। भारत की रैंक जो है वो 80 रही है और पिछले वर्ष भारत का रैंक 85वां था। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत ने यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ रैंकिंग में गड़बड़ हुआ है, वो 2023 होगा। ये सही है। 2024 पिछले वर्ष 85वें स्थान पर था। आप इसको एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? गुलजार, जगतगुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ चौधरी? तो ऊपर के दोनों होंगे, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य दोनों को। आपको फ्रेंड्स बताना है अगर आप जानते हैं गुलजार का वास्तविक नाम क्या है। गुलजार के बारे में संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं। ये उर्दू कवि भी हैं, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक है। ये आध्यात्मिक नेता है, शिक्षक है और लेखक भी है। 4 महाकाव्य इन्होंने लिखा है, 240 से अधिक किताब और ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार है, 1961 से दिया जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी इसको मिलाकर दिया जाता है और ये पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? द मोमेंट, द रिकॉर्ड, मिडनाइट्स या फ्लावर्स? तो ग्रैमी अवार्ड्स इस बार जीता है बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम। ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का जो अवार्ड जीता है वो जीता है दिस मोमेंट्स ने। ग्रैमी अवार्ड से ये मुझे लग रहा है शायद 2-3 साल पहले इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। खैर, इसमें कुछ भारत से भी नाम है, देख लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को। जाकिर हुसैन 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, राकेश चौरसिया को ये दूसरा मिला है। 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह था, अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड दिया गया। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये 12वीं फेल OMG 2 एनिमल डंकी 12वीं फेल है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार आयोजन हुआ था गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एनिमल के रणबीर कपूर को मिला, जबकि अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट को मिलता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म फेयर में 12वीं फेल को मिला। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार से थे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये अयोध्या राम मंदिर निर्माण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? इस तरह के प्रश्न बहुत मुझे लग रहा है ऐसा कि पूछा जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा थे ये अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ, किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, जबकि भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अरुण गोविल ने राम जी की भूमिका निभाई थी और अरुण योगीराज ने इनकी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया, मतलब मूर्तिकार अरुण योगीराज थे। तो अरुण योगीराज मूर्तिकार रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत आसान लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरविंद पनगड़िया रहे हैं जो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वित्त आयोग जब भी चेंज हुआ है किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर इसको पूछा है। वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान। वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वीं वित्त आयोग सचिव नियुक्त किया है ऋत्विक रंजनम पांडे को और वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी रही है? तो ये होगा विश्व की सबसे मजबूत करेंसी के लिस्ट में टॉप पर कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार का मूल्य होता है $3.25 या फिर आप भारतीय रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 270 रुपया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? किलियन एर्लिंग, लियोनेल मेसी और एताना बोनमती। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा नाम से जाना जाता है। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय भी है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसके अध्यक्ष है ज्ञानी जी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। बहुत आसान है ये। श्री राम जन्मभूमि परिसर में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था वो 22 जनवरी 2024 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? राजीव गांधी, नाहवा सेवा, इंदिरा गांधी या सरदार पटेल? तो नाहवा सेवा अटल सेतु
ये भारत का सबसे लंबा पुल बना है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला पुल है। इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर है, जबकि ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। पुल का नामकरण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है। यह पुल मुंबई के सेवड़ी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरुण तालुका में नाहवा सेवा पर समाप्त होता है। तो ये अटल सेतु या नाहवा सेवा पुल ये भारत का सबसे लंबा पुल है और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। 16.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर है। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? वनिता, नीना, अनीता या फिर गीता जायसवाल जी? सही उत्तर होगा नीना सिंह। ये CISF की पहली महिला मुख्य प्रमुख बनी है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। साइड में आप इसका लोगो देख पा रहे हैं। स्थापना 1969 में हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कवच में आणविक प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र इत्यादि देश की जो अति संवेदनशील और संरचनात्मक संस्थाएं और इकाइयां हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा, जबकि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड, अगला क्वेश्चन 1 मिनट। ये रहा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? राजस्थान, सौराष्ट्र, तमिलनाडु या हरियाणा? सही उत्तर होगा हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया। गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 2002-03 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को मिला है। प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखा गया व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। रामविलास शर्मा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार मिला था। 32वां व्यास सम्मान 2022 में दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप के समय भी चर्चे में थे। मोहम्मद शमी है इसका सही उत्तर। 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए रखा गया। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई है। राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान के लिए स्थापित किया गया था। ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल, अनुशासन की भावना इत्यादि के लिए दिया जाता है। इसमें अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और सम्मान पत्र दिया जाता है खिलाड़ी को। तो इस बार का अर्जुन पुरस्कार में मोहम्मद शमी का नाम था। वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था अपने गेंदबाजी से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को, यानी ए और बी दोनों सही हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में बैडमिंटन से शेट्टी को और बैडमिंटन से ही सात्विक साईराज को दिया गया। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई। सबसे पहले जो दिग्गज खिलाड़ी इस अवार्ड को प्राप्त करने में सक्षम रहे वो विश्वनाथ आनंद थे, शतरंज के थे ये। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम अभी बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला खेल का सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यह।
किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफटाइम अवार्ड से हॉलीवुड के अभिनेता माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया, सत्यजीत रे लाइफटाइम से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसके नए संयुक्त निदेशक बने हैं वी चंद्रशेखर। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है जिसका गठन 1963 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सीआईसी। अभी ये पॉलिटी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। इनकी जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति रहती है वो करती है और इस पद पर उन्होंने यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं। सदस्यों का कोई संख्या डिफाइंड नहीं है, हाँ मैक्सिमम 10 होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। और ये आपको पॉलिटी के दृष्टि से, इंडियन पॉलिटी के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास बने हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और इस अवार्ड को टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी अवार्ड एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत 1946 में कैसिड ने की थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीति आयोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन या बी और सी? तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ को दिया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत के कुल पदकों की संख्या 107 रही है। पीटी उषा, जिन्हें प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 11 पदक के साथ एशियाई खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट है। इन्होंने 4 स्वर्ण और 7 रजत जीते थे। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इसका नाम क्या दिया गया है? यूरोडिया, जीलैंडिया, स्वेडिया या असेसिया? तो इसका नाम दिया गया है जीलैंडिया। लगभग 375 वर्ष के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हो गया है और ये 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने रिसेंट में पता लगाया है और इनका नाम रखा है जीलैंडिया। ये 94% समुद्र के नीचे है। WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा निम्हांस को WHO ने दिया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन से देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहा है? तो ये वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां क्रिकेट मैच पुरुष T20 विश्व कप हुआ। पुरुष T20 विश्व कप वैसे भी प्रसिद्ध रहा है, इस पर क्वेश्चन बनने चाहिए। किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से को लाया? ये चीन था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाटकर है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के तमिलनाडु में कलपक्कम में स्थित एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी।
नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड्स पे क्वेश्चन 90। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी हैं? पनामा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मानवाधिकार आयोग जो भारत का है, इसने विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? तो ये एनडीए को मिला है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। एनडीए का जो सीट्स है लोकसभा में वो 293 रहा है 543 में। एनडीए की स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को। इसके जो अध्यक्ष है वो अमित शाह है। लोकसभा में जो सीटों की संख्या रही है वो 543 में केवल इन लोगों के लिए वो 237 है। तो एनडीए का 293 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बना? तो रोहित शर्मा बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाए हैं, यानी 3600 रन केवल छक्के से पूरा किया है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार यहाँ इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं। 9 जून 2024 को इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10 वर्ष की आयु में तीनों सतहों पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। यहाँ तीनों सतह से अर्थ मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट है। ये कार्लोस अल्कराज है। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में तीनों सतहों पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो इटली में आयोजित हुआ है। G7 7 सबसे अधिक औद्योगिकीकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनऑफिशियल ग्रुप है। 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर इसे बनाया गया। अगली जो बैठक है 2025 में वो कनाडा में आयोजित की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जगह लेंगे मनोज पांडे, जो कि इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वहाँ चला गया था। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये जो नीचे का 2 था, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका अगला थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे बने हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। क्वेश्चन नंबर 98। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो मनोज पांडे की जगह लेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां मिला है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए? तो ये ओलेग कोनोनेंको जो है उनका संबंध है रूस